स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले फीस मनमानी के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। ग्लेशियर हादसे के शिकार हुए मृतकों का शव पहुंचा पहरडीह गांव में मातम का माहौल। कैबिनेट मंत्री ने हर संभव मदद दिलाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दरअसल आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं, दरअसल ये विषय है वैक्सीन में बाधा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि देश में 1 मई से 18+ लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल शाम 4 बजे से ही चालू कर दिया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वर काफी क्रैश कर रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि अभी तक कोई सेंटर ऐसा नहीं दिख रहा जहां 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो सके। शेड्यूल तय करते वक्त सभी जगहों पर 45+ यानी कि 45+ के ऊपर जिनकी आयु है उनको ही सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए इस शेड्यूल के बटन को दबाने के बाद से दिखाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन में आ रही बाधा में अब झारखंड भी शामिल हो गया है। यहां भी 18 से 45 उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए अभी इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के लिए 1 मई से वैक्सीन देने की घोषणा की है, मगर झारखंड में फिलहाल ये संभव नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि झारखंड में अभी वैक्सीन की सप्लाई करने के निर्माताओं ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को 1000 गाली देते हैं, लेकिन 45 लाख डोज आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने भूटान को 25 लाख डोज दे दिया, आपने देश का गरीबों का राजस्व का लाखों करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन गरीब इस ट्राइबल स्टेट, हमारा बैकवर्ड स्टेट, पिछड़ा स्टेट के लोगों को आप वैक्सीनेशन देने के लिए, रेमडेसिविर देने के लिए, हमारा जो है और दवाइयां देने के लिए और संसाधन देने के लिए आपके पास नहीं है। कहां गया है 20 लाख करोड़ रुपया? अभी आप जानते हैं 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भी भेजा गया है। आप बताइए कि 8 करोड़ 40 या 50 लाख के आसपास भेजा गया है। आप बताइए कि क्या ये हम लोगों की गाल पे तमाचा नहीं है? क्या ये उनके मुंह में जीरा नहीं है? अभी आज से 2 दिन पहले जो है 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भेजा गया है। आप बताइए इस तरह की क्या ये संघीय सरकार ऐसी चलती है? हमको रेमडेसिविर की जरूरत है, हमारे हिसाब से रोज 4000, लेकिन हमारा अनुपात और गुजरात का अनुपात, गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते, यूपी के मुख्यमंत्री बोलते हमको रेमडेसिविर का कोई कमी नहीं है, हमको कोई संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 20,000 रेमडेसिविर 21 अप्रैल। तो अब इस पर अधिक जानकारी के साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आनंद सिन्हा जी। डॉक्टर आनंद सिन्हा जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और अब तो झारखंड में भी ये ऐलान कर दिया गया है कि 1 मई से 18+ जिनकी आयु है वो वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन कमियां भी उजागर की जा रही हैं। क्या वाकई मुमकिन है 18+ की आयु वाले लोगों को यानी युवाओं को ये वैक्सीन 1 मई से दिया जा सके? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई एसओपी बना नहीं है। हम लोगों को खबर आ गई है, हमारे यहाँ वैसे तो वैक्सीन लग रहा है जब से शुरुआत हुई है तब से। 60 के ऊपर वालों का, 45 से 60 वालों का, 18 से ऊपर वाले बहुत लोग आके पूछ-पाछ कर गए हैं। अभी तक आज 29 तारीख की संध्या हो गई है, कोई हमें खबर नहीं आई है कौन सा वैक्सीन मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने लोगों को पर डे हम लगा सकते हैं। अभी तक कोई खबर इसकी नहीं आई है। और मैं आपका चैनल देख रहा था, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी वैक्सीन के बारे में। एक बात मैं बता दूं, सबसे बड़ा स्टेप सरकार ने लिया कि पहले हम मेडिकल वालों को वैक्सीन लगा दिया। आज मेरे हॉस्पिटल में 170 स्टाफ है, दोनों डोज लग चुका है, और जितने पेशेंट हैं हम छुट के काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो कोई साइंटिस्ट लोग अपनी को तथ्य दे न दे, इतना जान जाए कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। नेता अपना भाषणबाजी करे, अगर जनता को बचाना है, देश को बचाना है, तो वैक्सीन ही लगाना है। चलिए ठीक है आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी भी बिहार झारखंड के संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव।
तो कुंदन जी, अभी जिस प्रकार से डॉक्टर आनंद सिन्हा जी से हमने जब बात की तो उनका तो ये कहना है कि अवश्य लगाया जाना चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है जो कि किसी के लिए बेहद हार्मफुल हो सके। लेकिन वहीं अगर 1 मई से जो वैक्सीनेट की प्रक्रिया शुरू करने की बात की जा रही है, तो वैक्सीनेशन हो कैसे पाएगा, जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के बन्ना गुप्ता जी, उनका यह कहना है कि वैक्सीन सप्लाई करने से निर्माताओं ने इनकार कर दिया है। कुंदन जी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा सर, क्या स्थिति है बाकी निजी अस्पतालों में या जो सरकारी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं वहां पर क्या इंतजाम होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तक जहां भी हमारी बात हुई है 18+ लोगों की, तो क्या हम यह मानकर चले कि 1 तारीख से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण झारखंड में अभी की स्थिति में संभव नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, लेकिन कुंदन जी, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक और आरोप केंद्र सरकार पर भी लगाया था कि जो एक रकम तय की गई थी, यानी कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था उसमें घोषणा की गई थी 35,000 करोड़ रुपए, वो उसे लाया जाएगा और उसी के मदद से वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है बन्ना गुप्ता जी की तरफ से, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ये कह दिया है कि पहले तो वैक्सीन हम तक पूरी तरीके से पहुंचाई नहीं जा रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झारखंड के साथ भी अगर ये देखा जाए तो ऐसा हो गया है कि ताल मटोल किया जा रहा है। उन्हें ना तो वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, ना ही कोई मदद ठीक तरीके से मुहैया कराई जा रही है। देखिए सुरभि, एक तो बहुत स्पष्ट बात है, यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों की माने कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब जैसी की बातें आ रही हैं 1 तारीख से स्पुतनिक वी भी बाजार में लॉन्च करने को तैयार है। अगर हम इन तीनों टीका कंपनियों की बात कर लें तो इन तीनों कंपनियों ने अलग अलग प्राइस फिक्स किए हैं। केंद्र सरकार के लिए अलग दाम तय कर रखा है, राज्य सरकारों के लिए अलग दाम तय कर रखा है, और साथ ही साथ जो निजी संस्थानों के जरिए जहां टीकाकरण किया जाना है उसकी कीमत अलग तय की गई है। ऐसे में एक तो सबसे अहम बात यह है कि कीमत को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। केंद्र और राज्य के बीच में अगर सही समन्वय नहीं है तब एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, और तीसरी सबसे जटिल स्थिति है जिन निजी संस्थानों, निजी अस्पतालों के जरिए टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां पर क्या व्यवस्था होगी। अब ऐसे में टीका निर्माताओं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन तीनों के बीच में कहीं से कोई समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने हालांकि घोषणा कर दी थी कि 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम बातों को रखने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं झारखंड सरकार इस बात को समझ रही है कि उनके पास टीका की मात्रा, डोजेज नहीं पहुंचे हैं वैक्सीन के, और अगर इस स्थिति में 1 तारीख से लोग टीका केंद्रों तक पहुंचने लगेंगे तो बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो सकती है। उस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक पहले से ही मीडिया के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना अहम यह होगा कि केंद्र सरकार कितनी। ठीक है कुंदन जी, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार कोशिशें कर रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री भी अपना पक्ष एक तरीके से रख रहे हैं कि कहां क्या कमियां आ रही है उसे तुरंत ही पूरी तरीके से जो बदहाली की स्थिति है उसे ठीक किया जाए, जो ध्वस्त पड़ा सिस्टम है उसे ठीक किया जाए। लेकिन ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक और जहां पर राज्य सरकारों को कहा गया है कि वैक्सीनेट किया जाए, अगर वैक्सीनेशन उन तक पहुंचाई ही नहीं जाएगी और वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू कैसे हो, क्योंकि जो कोविन ऐप है जहां रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है वो लगातार क्रैश हो रहा है। सुरभि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि हर टीकाकरण केंद्र, वो चाहे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए किया जाए या निजी अस्पतालों के जरिए किया जाए, वहां पर प्रतिदिन एक लक्ष्य निर्धारित कर वहां पर लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन टीकाकरण केंद्रों तक टीका मुहैया नहीं हो पाए हैं। जिस तरीके से मैं पहले भी हमने इस कार्यक्रम में बताया है कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग झारखंड में, जिनकी जनसंख्या लगभग 2.25 करोड़ है,
उसमें लगभग 32 लाख लोगों ने टीका ले रखा है। अगर हम बात कर ले तो 1,90,000 के आसपास लोगों को टीका दिया जाना है इस 18 साल से अधिक आयु वर्ग का जब बैरियर खत्म हुआ है तब से लेकर। अब इन 2 डोजेज की बात कर लें तो लगभग 3.25 करोड़ डोजेज लोगों तक पहुंचने हैं। ऐसे में झारखंड को प्रतिदिन लगभग 2.25 लाख टीका की जरूरत पड़ेगी। 6 लाख अभी तक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों। डॉक्टर अनंत सिन्हा जी भी लगातार बने हुए हैं, अगर आपकी तरफ से भी कोई सवाल हो तो आप भी उनसे कोई सवाल कर सकते हैं। सुरभि, मैं डॉक्टर अनंत सिन्हा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं सीधा उनसे जानना चाहूंगा कि सर अभी तक की क्या स्थिति है? क्या परसों से जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य ने इस बारे में प्रसारित किया है, राज्य सरकार टीका डोजेज उपलब्ध नहीं हो पाने की बात कह रही है, आपको क्या लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या झारखंड में 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका दे पाना संभव है या नहीं? अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें यह संभव नहीं लग रहा है। हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, कुछ नहीं समझ में आता सेंटर स्टेट में क्या समन्वय है नहीं है। फैक्ट ये है जिसको टीका लगना है, टीका केंद्र पे टीका को पहुंचना है। सरकार पहुंचाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमें मतलब नहीं, लेकिन हाँ अगर टीका लगेगा तो ही महामारी कंट्रोल में आएगी। 1 तारीख से संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन डिले भी हो जाए, अगर काम हो जाए तो हम सब खुश हो जाएंगे इस पर। ठीक है अनंत सिन्हा जी, एक सवाल मेरा भी सर मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके से लोगों के बीच में गलतफहमी आ रही है 2 टीका को लेकर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के एफिशिएंसी को लेकर लोगों के बीच में गलत प्रसारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में गलत संदेश दिए जा रहे हैं, और दूसरा टीका लेने के बाद साइड इफेक्ट्स को लेकर गलत जानकारी मुहैया कराई जा रही है। आप एक डॉक्टर हैं, एक मेडिकल फ्रैटर्निटी में है, स्टेज 1 से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को स्थिति स्पष्ट कर दें। सबसे पहली बात, टीका से क्या सही में उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और दूसरा कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में एफिशिएंसी में क्या कोई सही में कोई फर्क है? दोनों वैक्सीन बराबर हैं, मान के चलिए दोनों भगवान की तरह आ गए हैं। हमारे पूरे हॉस्पिटल को कोविशील्ड लगा है, कोई भी रिलैप्स के केस नहीं आए। जिन लोगों ने कोवैक्सीन भी लगवाए हैं हमारे यहाँ, अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा रिलैप्स नहीं देखा। इक्का दुक्का किसी को पॉजिटिव निकला है तो सिर्फ थोड़ा सर्दी खांसी हल्के बुखार, जो कि एक्सेप्टेबल है। पहली बात, दोनों बराबर हैं, हमारे लोगों के बनाए हुए, भरोसा करें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। साइड इफेक्ट, किसी भी टीके में जो साइड इफेक्ट होता है उसके कंपेयर करेंगे तो ना के बराबर है। हल्का सा साइड पे दर्द होना, 2-3 दिन बुखार होना, थोड़ा सा बदन दर्द होना, चुपचाप आप पैरासिटामोल की 1 या 2 गोलियां खाएंगे और ये सारे साइड इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर हम इसी का रोना रोते रहेंगे तो मान के चलिए यह महामारी फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो 2-3 महीने में हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश बेकार हो जाएगी। इसलिए युद्ध स्तर पे सर मेरा अगला लगाना है जी। सर मेरा अगला सवाल, पहले डोज के बाद किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है, और दूसरे डोज के कितने दिनों के बाद कोई मरीज अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित मान सकता है? सुरक्षित कभी नहीं है, एक सुरक्षा कवच सिर्फ आपको मिल रहा है। इतने लोग पॉजिटिव हुए सिर्फ इसलिए हुए 2 टीके के बाद कि बड़े खुल करके वो घूमने लगे हैं। मास्क पहने रहना, 2 टीके के जो बीच का गैप है जो सरकार ने निर्धारित किया 4 से 6 हफ्ते का, वो सही है। पहले टीके के बाद लोग क्लेम करते हैं कि 50% आपको सुरक्षा मिल जाती है। हम अपना ध्यान रखें, दूसरे 50% पे ध्यान दें कि हाँ अभी भी हम 50% असुरक्षित हैं। अपना मास्क पहने, दूरी बना के रखें, हाथ पैर धोने की बातचीत चल रही है चले, जो भी हमारे आयुर्वेदिक तरीके हैं काढ़ा पीने का, वो सब अपना चालू रखें जिससे नुकसान ना हो रहा हो। और दूसरे टीके के 2 हफ्ते के बाद 90% इम्यूनिटी आने के चांसेस हैं, जो ये लोग बता रहे हैं। किसी ने ट्रायल किया नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आप वो सब
हल्के फुल्के जोखिम भरे काम कर सकते हैं, लेकिन मास्क न छोड़ें जब तक महामारी कंट्रोल में नहीं आती है। सर, आप और आपकी पूरी टीम लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रही है। आप मेडिकल फ्रंट वॉरियर्स होने की वजह से आपकी पूरी टीम ने दोनों डोजेस ले रखे हैं। आपकी टीम का अनुभव अभी तक कैसा रहा है? कितने लोग रहे हैं टीम में, और दोनों डोजेस लेने के बाद क्या किसी को संक्रमण का खतरा हुआ है? 170 हमारे स्टाफ हैं, सब डॉक्टर मिला करके, जिनको हल्का फुल्का प्रॉब्लम हुआ, सुई लगाने के बाद थोड़ा सूजन, 1-2 दिन का बुखार, किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। पहली बात, टीका सेफ है। दूसरा, जितने भी अभी हमारे पास 60 पेशेंट हैं, बिल्कुल ओपन वार्ड है हमारा, सब ऐसे ही घूम रहे मास्क लगा करके। 3 लोग पॉजिटिव हुए, उसमें से भी किसी को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी खांसी थोड़ा बहुत हुआ, हल्की सी बुखार आया, और दवा दे करके 3 दिन घर पे बिठाए हम लोग। 1 हफ्ते के बाद वो लोग वापस काम पे आ गए। इसलिए टीका सुरक्षित है, लगाना है। जो बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी बातें टीवियों पे कर रहे हैं, मान जाइए वो गलत बात कर रहे हैं। और अगर मैं बड़े जोश में बोलूं तो वो देशद्रोह हो रहा है। टीका लगाना है सबको। ठीक है, लेकिन ठीक है डॉक्टर आनंद जी, आप बने रहिए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, और कुंदन जी आप हमारे साथ बने हुए, तो आपसे भी एक सवाल के जवाब हम भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो 3 श्रेणियों में बांटा है, उस पर राजनीतिक परपंच करने की कोशिश की जा रही है, ये स्वास्थ्य मंत्री के आरोप है। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या ये षड्यंत्र रचा जा रहा है 3 श्रेणियों में बांटकर? देखिए सुरभि, सबसे हम बात आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड को बहुत सारे मामलों में झारखंड की उपेक्षा की जा रही है, और जो संघीय ढांचा है संविधान के तहत राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधों को लेकर बात करें, तो जो आरोप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बंदा गुप्ता लगा रहे हैं कि महज 8 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता राशि स्वास्थ्य संसाधनों के लिए मुहैया कराई गई है राज्य को, कुछ बातों में तथ्य है, लेकिन कुछ बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कही गई हैं। सबसे पहली बात बता दें कि जो 3 श्रेणियों में सबसे पहले 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू किया गया, उसके बाद 45 साल से अधिक उम्र के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, फिर 18 साल के लोगों के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्र सरकार भी टीका निर्माण की क्षमता को देखते हुए धीरे धीरे आम जनता के लिए, क्योंकि यह एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, डॉक्टर अनंत सिन्हा भी हमारी बातें सुन रहे हैं, कि सबसे अधिक खतरा अगर कोई किसी को था तो जो लोग गंभीर क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित थे उन लोगों के अंदर खतरा था, और जो लोग बुजुर्ग श्रेणी में है 60 साल से अधिक आयु वर्ग के जो लोग थे उनको वो सबसे ज्यादा एक्सपोज थे इस बीमारी को लेकर। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने एक स्ट्रैटेजी के तहत सबसे पहले 60+ के लोगों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की है। तो कुछ बातों में बन्ना गुप्ता की सच्चाई है, कुछ बातें राजनीतिक प्रपंच के लिए की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि क्या झारखंड को 1 मई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत झारखंड कर पाएगा? क्या झारखंड के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में 2200 के आसपास स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण शुरू होना है 1 मई से? क्या हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाने में सक्षम हैं? और अगर नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, वैसे अगर कुंदन जी बात की जाए हेमंत सोरेन की भी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री झारखंड के, तो उन्होंने भी हाल फिलहाल में इस बात का ऐलान किया कि वो अपने तरफ से यानी सरकारी खजाने से निकाल करके 250 करोड़ रुपए वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से लागू करने के लिए वो मुहैया कराएंगे, ताकि 250 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जा सके लोगों को वैक्सीनेट करने में, और वो फ्री डोजेज होंगी जो कि लोगों को लगाई जाएंगी। तो क्या अब इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? वाकई एक ये अच्छा पहल माना जा सकता है, एक नेक कदम माना जा सकता है? सुरभि, आप पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीका उपलब्ध है? टीका निर्माता कंपनियां क्या इस मात्रा में टीका बना रही हैं कि हर राज्यों को उनके उनकी जनसंख्या के मुताबिक उचित संख्या में टीका उपलब्ध कराया जा सके? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो आरोप लगते रहे हैं उस आरोपों की बात अगर हम कर लें तो जहां पर अपने देश में हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, वहां पर हमने इन टीकाओं को दूसरे देशों को निर्यात करने की कोशिश की है,
तो इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले कह लें कि हम 250 करोड़ खर्च करके टीका को मुहैया कराएंगे अपनी जनता के लिए, लेकिन वह टीका आएगा कहां से? दवा निर्माता कंपनियां, टीका निर्माता कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास टीका की मात्रा उतनी नहीं है कि हम इस मात्रा में तमाम राज्यों तक टीका पहुंचा सकें। इस वजह से महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे दो महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों ने इस टीका अभियान को थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है। अब देखना अहम यह होगा कि देश के तमाम राज्यों में, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान 1 तारीख से शुरू हो पाता है कि नहीं, और अगर हो पाता है तो किन किन राज्यों में हो पाता है। यह सबसे अहम होगा कि जो राज्यों में टीकाकरण की शुरुआत हो पाती है, क्या वह बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या वह गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या किन आधार पर उन राज्यों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो पाती है। यह एक सवाल होगा जिस सवाल का जवाब हम लोग 1 मई को तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कुंदन जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अनंत सिन्हा जी, आपसे एक लास्ट कमेंट जानना चाहूंगी, और वो संदेश क्या होगा आपकी तरफ से पूरे देशवासियों के लिए? क्या आप वीआईपी न्यूज के माध्यम से कुछ दर्शकों को अपनी तरफ से कोई संदेश जारी करना चाहेंगे? दर्शक ये जान लें कि जितने हमारे आईसीयू में अभी जीवन मृत्यु की संघर्ष कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने समय पे टीका नहीं लगवाया। और हमारे जितने स्टाफ हैं, हमने 2-2 डोज सबको दिया है, आज किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मैं विद्वानों की बात न मानकर पर्सनल एक्सपीरियंस से पूरी जनता को बताना चाहूंगा, जब उनकी बारी आए या लाइन तोड़कर अपनी बारी ले, जब उनका समय टीका लगाने का आए, प्लीज टीका लगवाएं। पहला भी सही समय पे, दूसरा भी। इस महामारी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, टीका। और दूसरा, जो अच्छी आदतें बना ली गई है 1 साल में, उसको बरकरार रखें। चलिए ठीक है, बहुत पहनना, 2 गज दूरी बना के रखना, हाथ धोना, सब अच्छी आदतें बना के रखें। और दूसरा, कोई भी संदेश देना देश के लिए भी गलत बात होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत सिन्हा जी और कुंदन कृतज्ञ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात को इतनी बेबाकी अंदाज के साथ रखने के लिए। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से वैक्सीन के प्रति जो वैक्सीन की एक प्रक्रिया जारी करने की बात की जा रही है, ऐसे में सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई झारखंड में जो 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, क्या वो हो पाएगी या डेट आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।